नमस्कार। मैंने कश्मीर फाइल्स कल देख लिया और उसके लिए मैंने जो पब्लिक का रिव्यू लिया था वो भी आपके साथ शेयर किया। और आज मैं आपके साथ अपना रिव्यू शेयर करने वाला हूँ कि जो कश्मीर फाइल मूवी था उसमें मैंने क्या गौर किया और कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं जो कि शायद कम ही लोगों ने नोट किया होगा या किसी ने नोट किया भी नहीं होगा। और ये जो कश्मीर फाइल मूवी है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे हिडन मैसेजेस हैं जो आपको जानना जरूरी है, जो कि डायरेक्टर आप सभी लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं मूवी के माध्यम से। और इस मैसेज को जब तक हम लोग डिकोड नहीं करते हैं, लोगों तक पहुंचाते नहीं हैं, तब तक ये जो मूवी है सक्सेसफुल नहीं होगी। क्योंकि इस मूवी का एक मोटिव है और वो मोटिव है लोगों को जागरूक करना। पहले क्या हुआ था, अभी क्या चल रहा है और अभी से 10 साल बाद क्या हो सकता है और उसके लिए हमें कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो अगर आप लोगों ने मूवी देख लिया है तो आपने भी गौर किया होगा कि यह जब मूवी शुरू होती है, जिस दिन से ये कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड शुरू होता है, उस दिन महाशिवरात्रि होती है और महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के पोस्टर को जलता हुआ दिखाया जाता है। शुरुआत यहीं से होती है। अब ये क्यों दिखाया गया ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको याद होगा इंडिया के अंदर बीते कुछ महीनों में कितने जगह ऐसे थे जहाँ पे हमारे भगवान की जो मूर्तियाँ होती हैं उनको जलाया गया, पोस्टर्स को जलाए गए या फिर मंदिरों के अंदर आग लगाया गया, उसके तोड़ा गया। तो यही फर्स्ट स्टेप होता है, यहीं से चीज़ें शुरू होती हैं। और इसीलिए यह सीन पहले मूवी के स्टार्टिंग में ही दिखाया गया कि चीज़ें यहीं से शुरू होती हैं। और डायरेक्टर इस मूवी के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि जब कश्मीर के अंदर जेनोसाइड हुआ था तो चीज़ें ऐसे ही शुरू हुई थी और अभी भी चीज़ें ऐसे ही शुरू हो रही हैं। आप केरला में देखो, आंध्र प्रदेश में देखो, वेस्ट बंगाल में देखो। जब मैं मूवी को देख रहा था तो पूरे मूवी में एक चीज़ कंटिन्यूसली मेरे दिमाग में आ रहा था, ये जो बर्बरता कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ, माँ बहनों के साथ बलात्कार किया गया, इतने बेरहम तरीके से उनको मारा गया। सिर्फ मारा नहीं गया, दर्दनाक तरीके से उनको मारा गया। ये जब देखने के बाद हमारी रूह कांप रही थी, तो जिनके साथ यह चीज़ें हुई होंगी और जो लोगों ने इन सब चीज़ों को अपने आंखों से देखा होगा, उनके ऊपर क्या बीती होगी, उनके दिल में कितना ज़्यादा भय बैठा होगा, कितना दर्दनाक वो मंजर होगा जब उनके सामने ये सब चीज़ें की जा रही होंगी। मूवी के अंदर जो JNU वाली प्रोफेसर होती है वो कहती हैं कि अगर भगत सिंह फ्रीडम फाइटर थे तो बुरहान वानी क्यों नहीं। बिल्कुल, बुरहान वानी एक फाइटर था, लेकिन वो फाइट अपने 72 हुरों के लिए कर रहा था और उसके 72 हुरों से मिलने की जो इच्छा थी उसको इंडियन आर्मी ने पूरा कर दिया। अब वो बात अलग है कि बुरहान वानी जब 72 हुरों के पास पहुंचेगा तो वो उन्हें देगी कि नहीं देगी। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, यह जो नारा है वो अक्सर JNU में लगाया जाता था। कितने सारे वीडियोस अवेलेबल है, अगर आप इंटरनेट पे जाओगे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें JNU के जो छात्र है वो ये कहते हुए नजर आते हैं। अगर फिर भी कुछ लोगों को ये नहीं मालूम है कि अफजल गुरु कौन था तो मैं आपको बता दूं, जो पार्लियामेंट्री अटैक हुआ था उसमें अफजल गुरु का ही हाथ, और अफजल गुरु को इस क्राइम के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी। जब जब मूवी के अंदर दर्शन कुमार को दिखाया जाता है तो एक चीज के ऊपर ये फोकस किया जाता है कि किस तरीके से जो JNU की प्रोफेसर है वो ब्रेन वॉश कर रही है। ब्रेन वॉश करने में वो अल्ट्रा प्रो मैक्स है। मूवी जब आगे बढ़ती है तो एक सीन में यह दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ मुस्लिम औरतें होती हैं और वो ये कहती हैं कि जो काफिर हैं इनको हम लोग खाना नहीं देंगे। जो खाना सप्लाई से आता है, जो सरकार उनको प्रोवाइड करती है, वो हिंदुओं के तक पहुँचने ही नहीं देते हैं, उसको छीन लेते हैं। और जब कभी कभी गलती से उनके पास पहुंच भी जाता है तो उन खाने को वो लोग छीन कर उसे फेंक देती हैं। क्या आपको ये सीन किसी चीज़ की याद दिलाता है? बिल्कुल याद दिलाता है। अगर हिंदुस्तान के अंदर आप देखो तो बहुत सारे ऐसी घटनाएं हो चुकी है जहाँ पर कि ये पोटासियम ऑक्साइड्स जो होते हैं ये बॉयकॉट करते हैं काफिरों को, यानी हम लोगों को। वैसे अगर जिनको नहीं मालूम है कि काफिर क्या होता है तो काफिर उनको कहा जाता है जो कि अल्लाह में विश्वास नहीं करता है या फिर अल्लाह की पूजा नहीं करता है। लोगों को कई बार सामान देने से मना किया जाता है, उनके साथ दोस्ती करने से मना किया जाता है। जो लड़कियां होती हैं उनको बोला जाता है कि तुम काफिरों के साथ दोस्ती ना करो, उनसे बातचीत ना करो। तो यही चीज़ कश्मीर फाइल में भी दिखाया गया। मूवी के अंदर जब भी खून हुआ तो उसके लिए एक आर्टिकल दिखाया जाता है ताकि लोग जो ये मूवी देख रहे हैं, जिनको लगता था कि यह मूवी झूठ है, एक प्रोपेगेंडा है, उन्हें विश्वास हो सके। मूवी के अंदर बार बार यह दिखाया जाता है कि जब भी कोई इसे एक्सोडस बोलता है तो वहाँ पे उसे रोक कर उसे करेक्ट करके इसे जेनोसाइड करार दिया जाता है। और यही चीज़ें बहुत पहले होनी चाहिए थी। आप अगर इतिहास में झांकोगे तो हमेशा से इसको एक्सोडस कहा गया। एक्सोडस यानी कि पलायन। पलायन तो कोई भी करता है, पलायन तो जो यूक्रेन के लोग हैं वो वहाँ से निकल रहे हैं तो उसे भी कहते हैं। ये एक पलायन नहीं था बल्कि ये एक जेनोसाइड था, नरसंहार था। और सिर्फ मारा नहीं गया, बहुत ही ज़्यादा क्रूरता से मारा गया। और यहाँ पे भागना कश्मीरी हिंदुओं के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि जब वो वहाँ से भाग रहे थे तो उसमें भी उनको मार दिया जा रहा था। और जो लोग भागने से पहले अपने प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते थे वो भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें ये कहा गया कि अगर तुम अपने प्रॉपर्टी को सेल करना चाहो तो कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि हम काफिरों के सामान को नहीं खरीदना चाहते हैं। जो लोग वहाँ से भागकर बच भी गए
उनकी लाइफ बद से बदतर हो गई। उनके पास खाने के लिए नहीं था, उनके पास पीने के लिए नहीं था, उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। जब कश्मीरी हिंदू कश्मीर के अंदर से निकल रहे थे तो वहाँ पे दर्शाया जाता है कि जो पेड़ होता है, पेड़ के ऊपर कई सारे कश्मीरी हिंदुओं को मारकर टांगा हुआ रहता है, उन्हें लटकाया गया होता है, ताकि यह जो कश्मीरी हिंदू हैं उनके दिल में डर रहे, वो वापस कश्मीर वैली में आ ही ना सकें और आने का सोचे भी नहीं। अब इस मूवी के अंदर कुछ हिडन चीज़ें थी, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला जो हिडन चीज़ था वो ये था, जो बहुत कम लोग जानते थे, कश्मीर के अंदर सिर्फ हिंदुओं को नहीं मारा गया था, बल्कि वो मुस्लिम जो कि कश्मीरी हिंदुओं की हेल्प कर रहे थे या फिर जो न्यूट्रल थे, जिनको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं था, उनको भी मार दिया गया था, ताकि कोई भी मुसलमान अगर हिंदू के साथ सही से रहना चाहता है, अच्छे से व्यवहार करना चाहता है, तो वो ना कर पाए। मतलब ये जितने भी लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के अंदर कट्टरता फैला रहे थे। जो कट्टर मुसलमान है वो दूसरों को मार सकता है, किसी का जान ले सकता है, सिर्फ और सिर्फ वही जिंदा रहेगा और वही बचेगा, न्यूट्रल वाले लोग भी नहीं। और जो सबसे ज़्यादा हिडन मैसेज था वो था कि ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। यह जो दुनिया है अब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की तरफ बढ़ रही है। जो इन्फॉर्मेशन को अपने कंट्रोल में कर सकता है वही इस दुनिया में जीतेगा। इस दुनिया के अंदर जो अपने इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक जितनी आसानी से शेयर कर सकता है, जितने जल्दी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वही इस दुनिया के ऊपर राज करेगा। और ये नैरेटिव का वॉर है और यही हिडन मैसेज था। जो अपने नैरेटिव को दुनिया के अंदर फैला सकता है, लोग उसके आगे झुकेंगे, चाहे सोसाइटी के अंदर कुछ भी चल रहा हो, किसी के ऊपर अत्याचार ही क्यों नहीं हो रहा हो। पर अगर हम लोगों ने उसके खिलाफ में नैरेटिव रन किया हुआ है और वो कामयाब हो रहा है, तो वो जो लोग हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो लोगों को पता ही नहीं चलेगा, बल्कि वही झूठे साबित हो जाएंगे। अगर आप झांक कर देखो तो जब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आई थी उसके पहले क्या चल रहा था, कहीं पे भी किसी भी हिंदू को मार दिया जाता था और पब्लिक को ये चीज़ें पता ही नहीं चलती थी हिंदुओं के साथ हो क्या रहा है। लेकिन वहीं पे कहीं किसी मुसलमान को अगर थप्पड़ भी मार दिया जाता था तो वो एक नेशनल मुद्दा बन जाता था। ये चीज़ें धीरे धीरे होके कम हुई। ये चीज़ें अभी भी है लेकिन पहले के कंपैरिजन में अभी बहुत कम है। जैसे अभी अगर आप देखो तो ये जो हिजाब का कंट्रोवर्सी था उसमें कितना ज़्यादा बवाल हुआ ये एक हिजाब के कारण, लेकिन वहीं पे कितने सारे हिंदुओं को मारा गया। वो जो हर्षा था उसे जान से मार दिया गया, वो कोई मुद्दा नहीं बना। तो यही था नैरेटिव, उन लोगों ने नैरेटिव सेट किया हुआ था। और अगर आपको याद होगा तो मूवी के अंदर ये कहा जाता है कि भले ही गवर्नमेंट उनकी हो पर सिस्टम हमारा है। और यही चीज़ें मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूँ। भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बीजेपी है, लेकिन ये जो सिस्टम है ना, 50-60 सालों में इसके अंदर जो लोग बिठाए गए हैं, हर एक पॉइंट पे चुन चुन के लोगों को बिठाया गया है, ताकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे भी तो कहीं ना कहीं से उनका प्लान फ्लॉप कर दिया जाए। और इन सबको सही करने में समय तो लगेगा, समय तो बिल्कुल लगेगा। और इसीलिए मूवी के अंदर बताया भी गया था कि हो रहा है, कुछ चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। अगर आप अपने लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा पा रहे हो, अपने लोगों को जागरूक नहीं कर पा रहे हो कि आपके लोगों के साथ हो क्या रहा है, तो वही आपकी कमजोरी है। जब तक आपके लोग ये जानेंगे ही नहीं कि आपके लोगों के साथ हो क्या रहा है, आपके बहनों के साथ हो क्या हो रहा है, आपके भाइयों के साथ क्या हो रहा है, आपकी माताओं के साथ क्या हो रहा है, तब तक वो लोग जागरूक ही नहीं होंगे। और यही तो है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फैलेगा, जितने ज़्यादा लोग जागरूक होंगे, उतना ज़्यादा लोग आपको सुनेंगे, उतने ज़्यादा अमाउंट में लोग आवाज़ उठाएंगे। और इसीलिए मैं अपने वीडियो में अक्सर कहा करता हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कीजिए। आपके एक शेयर करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप इस वीडियो को अपने फेसबुक पे शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दो, या फिर व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। जो लोग देखेंगे कुछ ना कुछ तो इन्फ्लुएंस ज़रूर होंगे। और अगर एक बंदा भी इन्फ्लुएंस हो गया तो वो भी इस वीडियो को शेयर करेगा, और वो शेयर करेगा तो ये चीज़ें धीरे धीरे आगे कंटिन्यू होंगी। तो आपका हर एक छोटा सा स्टेप नैरेटिव को बिल्ड करने में बहुत योगदान देता है। लोगों को लगता है कि मेरे एक करने से क्या होगा, नहीं, आपका हर एक छोटा स्टेप भी इस चीज़ में बहुत बड़ा योगदान प्ले करता है। आर्टिकल 370 को हटाना एक ड्रीम टाइप था कश्मीरियों के लिए, और नरेंद्र मोदी ने इसको पूरा भी किया। और कश्मीरी हिंदुओं को वापस एक कश्मीर में बसाने का यही तो पहला स्टेप था। समय लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ें वापस से हमारे कंट्रोल में ज़रूर आएंगी। और वह दिन दूर नहीं है जब कश्मीरी हिंदू वापस से कश्मीर के अंदर बसेंगे। याद रखिएगा, यह नैरेटिव का ज़माना है, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का ज़माना है। तो आपके एक शेयर करने से, एक लाइक करने से, एक कमेंट करने से प्रभाव पड़ता है और नैरेटिव बूस्ट होता है।